हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। खास तौर पे यूपीएससी मेंस के अंतर्गत जिसका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है उसके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम इस टॉपिक पर जानेंगे कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड या समेकित ऋण संशोधन निधि, और हम इस टॉपिक को अलग अलग रूपों में जानेंगे। एक बार जानेंगे कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड और दूसरा जानेंगे सिंकिंग फंड क्या होता है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्या होता है। इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन जानते हैं कि यह एक प्रकार का क्या होता है, कोष होता है, और जो केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने के लिए इस कोष का उपयोग किया जाता है। जब एक कोष बनाया जाता है अलग से, और उस कोष का उपयोग कब किया जाता है, जब केंद्र या राज्य सरकारें क्या करती है, लोन लेती हैं, क्या करती है, बजट प्रत्येक प्रोसेस काम के लिए उनको रुपए की आवश्यकता होती है, तो एक बड़ी रकम बॉन्ड के थ्रू कहाँ से लेते हैं, आरबीआई से ले लेते हैं, और इसको मैनेज भी कौन करती है, आरबीआई करती है। तो वहाँ से ले लेती है, तो उसको चुकाने के लिए आरबीआई के गाइडेंस के आधार पर आरबीआई ने उन्हें एक अलग से कोष बनाने का निर्णय दिया। तो वही क्या कहलाता है, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड कहा जाता है। अगर सिंकिंग फंड की बात करें तो यदि कोई कंपनी क्या करती है, 10 साल के लिए 100 करोड़ रुपए ले लेती है, और उसको क्या करना है, 2020 में ले लेती है, और उसको क्या करना है, 2030 में उसको 10 वर्ष के लिए चुकाना है। तो आरबीआई के गाइडेंस के आधार पर आरबीआई ने कहा कि आप एक अलग से फंड बनाइए, और उस फंड में कुछ परसेंट प्रतिवर्ष आप जमा कीजिए, ताकि आपको 2030 पर चुकाते समय इसका लोड ना पड़े। तो कंपनी क्या करती है, कुछ अपना परसेंट, यदि 100 करोड़ रुपए निकालती है, बॉन्ड थ्रू लेती है, तो वह क्या करती है, इसका कुछ परसेंट या 5% क्या कर लिया, 10%। अगर 5% की बात करें तो 5 करोड़ प्रति वर्ष कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड पे जमा करती है। तो 10 ईयर पे क्या हो जाता है, 50 करोड़ हो जाता है। और जब 2030 पर क्या करना होता है, इसको चुकाना होता है, तो उस समय इस कंपनी पर लोड नहीं पड़ता है, और वह उस समय पर 50 करोड़ रुपये आसानी से चुका लेता है। वही क्या होता है, सिंकिंग फंड हो गया। अगर कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड पूरी की बात करें तो उसका डेफिनेशन हमने इस रूप पर जाना। अब इसका थोड़ा सा हम अगर एक प्रॉफिट की बात कहें तो इसका प्रॉफिट मुख्य रूप से क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो भी कंपनी होती है, जो भी स्टेट या राज्य होता है, वह क्या होता है, लोअर डिफ़ॉल्ट रिस्क से बच जाता है, क्रेडिट वर्थनेस से बच जाता है, और फाइनेंशियल इम्पैक्ट का भी क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है। सबसे पहले हम जानते हैं लोअर डिफ़ॉल्ट रिस्क जो भी होता है। जब लोअर डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क रहता है, मुख्य रूप से जब उसका 2030 के आसपास जब उसको पेमेंट चुकाना होता है, तो वो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड से क्या करता है, 30 करोड़ रुपये निकाल कर उसमें जमा कर देता है, ताकि वह क्या हो सके, लोअर डिफ़ॉल्टर रिस्क से बच सके। और सेकंड बात करते हैं क्रेडिट वर्थनेस। जिसकी क्रेडिट वर्थनेस बहुत अच्छी होती है, तो उसका क्या होता है, इंटरेस्ट कम होने के बाद भी उसमें क्या होता है, ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, और वह ज़्यादा क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है। अगर एक कोई कंपनी है, उसने कंसोलिडेटेड स्कीम फंड के आधार पर या 3% के आधार पर उसने क्या कर रखा है, कंसोलिडेटेड स्कीम फंड चालू किया है, तथा कोई भी है उसने बैंक से लोन लेने के बाद या बैंक से आरबीआई से रुपए लेने के बाद कोई कंसोलिडेटेड स्कीम फंड नहीं बनाया है, यदि ये अब कंपनी या ये कोई भी है स्टेट है, तो वो अगर इन्वेस्ट करती है, या अगर कंपनी ए है वो अगर वह इन्वेस्ट करती है, तो अगर उस पर कोई कंपनी दूसरा या इंसान उस पर इन्वेस्ट करता है, तो वो उस पर भरोसा करके इन्वेस्ट करेगा। अगर वह कंपनी घाटे में भी चली जाती है तो उसको यहाँ से कुछ मिल सकता है। लेकिन बी ने अपने सीएसएफ का कोई कोर्स नहीं बनाया है, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड का कोई कोर्स नहीं बनाया है, और कस्टमर को उससे कोई उम्मीद नहीं होगी। यही क्या होता है, क्रेडिट वर्थनेस का प्रॉफिट होता है। फिर क्या होता है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट का भी प्रॉफिट होता है। वो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड बना लेता है, और उसमें क्या कर देता है, रुपये जमा करता है, और उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट लंबे समय तक बना रहता है। अगर इसके हिस्ट्री की बात करें तो मुख्य रूप से इसकी शुरुआत कहाँ पर से होती, ग्रेट ब्रिटेन में 18वीं सदी पर इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय वहाँ पर क्या कहा जाता था, इसको पब्लिक टैक्स कहा जाता था। अगर भारत की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत आरबीआई के द्वारा कब की गई थी, 1999 से लेकर 2000 के बीच में की गई थी। उस समय इसमें केवल 11 राज्य ही जुड़े थे। जो स्टेट कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, मेघालय,
मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। उस समय केवल कितने स्टेट शामिल थे? 11 स्टेट शामिल थे। लेकिन अगर आज की बात करें, 2020 की बात करें, तो इसमें कितने स्टेट जुड़े हैं? 23 स्टेट जुड़े हुए हैं। अगर 31 मार्च 2020 की बात करें तो इसमें सभी राज्यों का कुछ कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड के अंतर्गत टोटल कितना जमा है? 13 लाख करोड़ रुपये जमा है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप से जानते हैं कि कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड कैसे कार्य करता है। इसमें अगर मुख्य रूप से बात करते हैं, यदि कोई राज्य सरकार क्या करती है, कंपनी होती है, वो 100 करोड़ रुपये 10 वर्ष के लिए क्या करती है, 2020 से लेके 2030 तक क्या करती है, 10 साल के लिए रुपये ले लेती है और उसको प्रत्येक वर्ष क्या करता है, 100 करोड़ रुपये क्या करना पड़ता है, 3% की दर से चुकाना होता है और उसको 2030 पर, ताकि इसका बोझ कम ना हो। अगर इसकी मुख्य रूप से बात करें तो इसमें अन्य मुख्य रूप से ये घटक कार्य किए जाते हैं, जिसके इस प्रकार से होते हैं कि ये कार्य करने का इनका प्रोसेस क्या होता है। इसमें क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका मुख्य हेड होता है। कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका मुख्य हेड होता है। 12वें वित्त आयोग 2005 से लेकर 2010 पे क्या था, 12वां वित्त आयोग चला था। उसमें केवल क्या कहा गया था कि राज्य सरकार इसका उपयोग केवल क्या करेंगे, इस फंड का उपयोग, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड का उपयोग अपने कोष से अपने ऋण को चुकाने के लिए करेंगे और राज्य सरकार क्या करेंगे, प्रति वर्ष 3% की दर से इस कोष में जमा करेंगे। 3% की दर से जमा करने के गाइडेंस का मुख्य कारण यह था कि 5 ईयर्स में नई सरकार आ जाती है, तो नई सरकार आने के बाद जब पुरानी सरकार चली जाती है तो नई सरकार पर उस कर्ज का बोझ आ जाता है, जिससे उसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ताकि अगर वह कुछ रुपये उसमें पहले से ही जमा रखे तो न्यू सरकार को उसको चुकाने में आसानी होती है। इसको एक ग्राफ के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2020 में यह चर्चा में क्यों है। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड के अंतर्गत मुख्य रूप से 2020 पर कितना जमा था, 13 लाख करोड़ रुपए जमा था। अब इसमें आरबीआई की गाइडेंस के आधार पर उन्होंने कहा कि इसका टोटल, इसमें से लगभग 13,300 करोड़ रुपए का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेकर अपना आज के समय कोविड महामारी के समय पर आप जो भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं और टोटल उस फंड का कितना परसेंट होगा, 45% आप इस लोन को चुकाने में उपयोग कर सकते हैं। अगर टॉप रिज़र्व फंड बैलेंस की बात करें तो करोड़ पे जानेंगे तो सबसे टॉप पर है महाराष्ट्र, फिर है गुजरात, फिर है उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल। सबसे पहले बात करें तो इसका कितना है, महाराष्ट्र का कितना है, 40 करोड़ रुपये, 40,000 करोड़ रुपये इसका है। फिर उसके बाद करें तो 13,000 करोड़ रुपये गुजरात का है, उड़ीसा का भी 13,000 करोड़ और वेस्ट बंगाल का कितना है, लगभग 11,000 करोड़ रुपये। ठीक है। मुख्य रूप से इनका क्या होता है, जिसका फंड जितना अधिक होगा उसको क्या होगा, इसका कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड के अंतर्गत जिसका अधिक जमा होगा उसको इस समय इसका क्या होगा, अधिक प्रॉफिट दिखाई देगा। और इसको ये मुख्य रूप से क्या होंगे, हमने जैसे कि पहले जाना कि इसके अंतर्गत जो ये थे लोअर डिफ़ॉल्टर रिस्क, जिसका 2020 के अंतर्गत जिसको अपना पेमेंट करना था, वो लोअर डिफ़ॉल्ट रिस्क के कारण रिस्क में जाने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा।